सुदूर हिमालय की तराई में स्थित विजयगढ़ राज्य अपने वैभव और विशालता के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने साहस और सौंदर्य के कारण दूर दूर तक चर्चित थे, लेकिन उनमें घमंड भी कूट कूट कर भरा था। विजयगढ़ की पड़ोसी रियासत मालवगढ़ की राजकुमारी प्रियानंदिनी अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। जब दोनों राज्यों के बीच संधि के रूप में प्रियानंदिनी और वीरेंद्र सिंह का विवाह तय हुआ तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन इस प्रेम कहानी को विधि का कुछ और ही मंजूर था। विजयगढ़ की ही एक मायावी स्त्री जोगमाया, जो काले जादू की सिद्धहस्त थी, वीरेंद्र सिंह को अपने मोहपाश में फंसाने की योजना बना रही थी। विवाह के बाद प्रियानंदिनी अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह अपने अहंकार और जोगमाया के वशीकरण के कारण उसे नजरअंदाज करने लगे। जोगमाया ने अपने मंत्रों से राजकुमार के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह प्रियानंदिनी से दूर होते चले गए। कुछ ही महीनों में प्रियानंदिनी गर्भवती हुई, लेकिन इस खुशी के बीच जोगमाया ने एक भयावह षड्यंत्र रचा। उसने राजकुमार के कान भर दिए कि प्रियानंदिनी राज्य के खजाने की चोरी में शामिल है और वह राज्य को धोखा दे रही है। राजमहल में एक झूठी गवाही गढ़ी गई, जिससे प्रियानंदिनी को दोषी ठहराया गया। राजा ने प्रियानंदिनी को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। जब यह खबर प्रियानंदिनी की प्रिय सखी यशोधरा तक पहुंची तो उसने संकल्प लिया कि वह अपनी सखी को बचाएगी और जोगमाया के छल का अंत करेगी। एक दिन राज्य के बाजार में हलचल मच गई। हर कोई एक नई आगंतुक की चर्चा कर रहा था। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक अनुपम सुंदरी थी, जिसकी त्वचा चांदी सी दमकती थी, रूप हीरे मोतियों की तरह चमकता था और उसकी आंखें गहरी झील की तरह मोहक थीं। उसके अंग अंग से सुगंध की लहरें उठती थीं, मानो वसंत ऋतु स्वयं उसके पीछे पीछे चली आ रही हो। लोग उसे इत्री कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वह सुगंधों की झांता थी और दुर्लभ इत्रों की व्यापारी थी। परंतु उसकी सुंदरता का आकर्षण केवल यहीं तक सीमित नहीं था। उसके साथ था एक अद्भुत तोता, जिसकी चोंच लाल माणिक जैसी चमकती थी और पंखों पर दुर्लभ रंगों की छटा बिखरी हुई थी। कहा जाता था कि वह तोता केवल सच्चे प्रेम की भाषा समझता था और वही बोलता था जो भविष्य में घटित होने वाला हो। जब राजा वीरेंद्र को इस अद्भुत स्त्री के विषय में जानकारी मिली तो उनकी जिज्ञासा और आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने अपने दास दासियों से उस इत्री के विषय में पूरी जानकारी जुटाने को कहा। हर कोई उसके रूप, उसकी सुगंध और उसके रहस्यमयी तोते के बारे में ही बात कर रहा था। राजा ने जैसे ही उसकी छवि अपने मन में बसाई, वैसे ही एक तीव्र इच्छा जाग उठी उसे पाने की। उसके हृदय में बस एक ही विचार उमड़ने लगा, यह स्त्री केवल मेरे महल की शोभा बढ़ाएगी। राजा ने तुरंत एक संदेशवाहक को भेजा और इत्री को महल में आने का आमंत्रण दिया। जब राजा का दूत इत्री के पास पहुंचा और महल में आने का संदेश दिया तो उसने अपनी कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं केवल उसी स्थान पर जाती हूं जहां सुगंध बसती है। यदि राजा की आत्मा सुगंध से भरी होगी तो मैं स्वयं चली आऊंगी। राजा वीरेंद्र ने यह संदेश सुना तो वह और भी अधिक मोहित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि महल को दुर्लभ इत्रों से भर दिया जाए ताकि सुगंध का साम्राज्य स्थापित हो और वह स्त्री स्वयं वहां आने को विवश हो जाए। राजमहल की दीवारों में फैली सुगंध अब केवल इत्रों की नहीं थी, बल्कि छल और षड्यंत्र की भी थी। जैसे ही राजा वीरेंद्र सिंह ने इत्री को महल में बुलाने का आदेश दिया, वैसे ही जोगमाया को भी इस समाचार का पता चला। जोगमाया, जो काले जादू और छल कपट की माया में निपुण थी, समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। उसकी छठी इंद्रिय उसे सावधान कर रही थी। यह स्त्री, जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है, अवश्य ही मेरे लिए खतरा बन सकती है। जब इत्री को महल में बुलाने के लिए संदेशवाहक गया तो वह मंद मुस्कान के साथ बोली, राजमहल ही नहीं बल्कि इस राज्य की हवाओं में भी अब परिवर्तन आने वाला है। कुछ ही घंटों बाद इत्री अपनी सुसज्जित पालकी में बैठकर महल पहुंची। जैसे ही वह राज प्रांगण में उतरी, उसकी सुगंध ने पूरे वातावरण को मोहक बना दिया। महल में उपस्थित सभी दरबारियों की आंखें उस पर टिक गईं, लेकिन केवल एक व्यक्ति था जिसकी आंखों में भय था, जोगमाया।
जोगमाया ने इत्री को अपने कक्ष में बुलवाया। जब इत्री अंदर आई तो उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जोगमाया ने उसे ध्यान से देखा, फिर व्यंग्य से मुस्कुराई। तो तुम ही हो वह स्त्री जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। राजा वीरेंद्र सिंह अब पूरी तरह से इत्री के मोहपाश में बंध चुके थे। उसकी अनुपम सुंदरता, मोहक सुगंध और रहस्यमयी तोते की बातें उनके मन पर गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, यह इत्री अब मेरे महल की अतिथि बनकर रहेगी। इसके लिए महल में विशेष कक्ष तैयार किया जाए। सभी दास दासियां राजा के आदेश पर कार्य करने लगे। इत्री को महल के सबसे सुंदर कक्ष में स्थान दिया गया। जब यह समाचार जोगमाया तक पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह स्त्री कौन है? यह यहां क्यों आई है? उसने बुदबुदाते हुए अपने दर्पण में झांका। उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करते हुए इत्री का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया तो एक तेज रोशनी उसके मंत्रों को भंग कर गई। यह संभव नहीं, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इत्री के आगमन के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। राजमहल में अब इत्री का प्रभाव बढ़ने लगा। उसकी मौजूदगी से पूरा वातावरण सुगंधित रहता। महल के दरबारी, दास दासियां, यहां तक कि वीरेंद्र सिंह भी उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे थे। रात के घने अंधकार में इत्री महल की छायाओं में खो गई। लेकिन यह केवल महल में भ्रमण करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह प्रियानंदिनी की सखी यशोधरा थी। प्रियानंदिनी को मृत मानकर सबने उसे भुला दिया था, लेकिन यशोधरा को विश्वास था कि उसकी प्रिय सखी अब भी जीवित है। और अब जब समय आ चुका था, वह अपने कार्य की ओर बढ़ रही थी। यशोधरा के कंधे पर बैठा तोता अचानक फड़फड़ाया। उसकी चोंच से एक हल्की चमक निकली और वह बोला, यशोधरा, अब समय आ गया है। रहस्यमयी बाग ही वह स्थान है जहां तुम्हारी सखी कैद है। इस तोते की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी। वह वास्तव में एक जादूगर का पुत्र और यशोधरा का मंगेतर था, जो जोगमाया के श्राप का शिकार हो गया था। यशोधरा ने अपना लाल घूंघट ठीक किया और छायाओं में लुप्त होते हुए महल से बाहर निकली। महल के पिछले हिस्से में स्थित रहस्यमयी बाग वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी उस बाग में प्रवेश किया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। यशोधरा ने अपने इत्र की एक शीशी निकाली और उसके कुछ बूंदें हवा में छिड़कीं। सुगंध हवा में फैल गई और बाग के द्वार पर लगे जादुई ताले स्वतः खुल गए। जैसे ही यशोधरा ने अपनी सुगंधित शीशी से इत्र की कुछ बूंदें हवा में बिखेरी, रहस्यमयी बाग का जादुई द्वार स्वतः खुल गया। अंदर घना अंधकार था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी लालिमा झलक रही थी। यशोधरा ने सावधानी से भीतर कदम रखा और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। बाग की भूमि पर असंख्य गुलाब खिले थे, लेकिन उनमें से एक पौधा सबसे अलग था। एक विशाल खिला हुआ गुलाब जो अपनी अद्भुत आभा से दमक रहा था। यशोधरा का हृदय जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से उस गुलाब की पंखुड़ियों को छुआ और तभी उसकी आत्मा सिहर उठी। प्रियानंदिनी जोगमाया ने केवल प्रियानंदिनी को कैद नहीं किया था, बल्कि उसे एक गुलाब के पौधे में बदल दिया था। उसकी सौंदर्य और आत्मा अब एक नाजुक पौधे के भीतर कैद थी, जिसे केवल सच्चे प्रेम और त्याग से पुनः जीवित किया जा सकता था। और वहीं पास ही एक छोटा सा गुलाब का पौधा, जिसकी पत्तियां सूख चुकी थीं, पीड़ा में झूल रहा था। वहां से एक मासूम करुण पुकार सुनाई दे रही थी, मां, भूख लगी है मां। यशोधरा का हृदय चीर उठा। यह प्रियानंदिनी का पुत्र था। यशोधरा के कंधे पर बैठा तोता, जो वास्तव में जादूगर का श्रापित पुत्र था, धीरे से फड़फड़ाया और बोला, यह जोग माया का सबसे भयावह जादू है। उसने प्रियानंदिनी को गुलाब का पौधा बना दिया और उसके पुत्र को भी एक सूखते पौधे में परिवर्तित कर दिया। यदि जल्द ही इन पर अमृत नहीं डाला गया तो वे सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएंगे। अमृत कहाँ मिलेगा? यशोधरा ने बेचैनी से चारों ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अमृत कहाँ मिलेगा। तभी तोते ने कहा, सच्चे प्रेम का बलिदान ही इस शाप को तोड़ सकता है। तुम्हें अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु त्यागनी होगी। यशोधरा के मन में एक तूफान उमड़ पड़ा। सबसे मूल्यवान वस्तु? वह समझ चुकी थी, वह स्वयं। यशोधरा ने अपनी इत्र की अंतिम शीशी निकाली
यह वही इत्र था जो दिव्य शक्तियों से भरा था। यदि मेरे जीवन की सुगंध प्रियानंदिनी को पुनः जीवित कर सकती है तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करती हूं। उसने अपनी पूरी शीशी गुलाब के पौधे पर उड़ेल दी। क्षण भर के लिए बाग में घना अंधकार छा गया। हवा ठहर गई और फिर एक तीव्र प्रकाश फूटा। गुलाब का पौधा कांपा, उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगीं और देखते ही देखते प्रियानंदिनी उसी स्थान पर खड़ी थी। उसका रूप और सौंदर्य पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया था। उसकी आंखों में शक्ति थी और उसके ललाट पर प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। और वहीं पास में पड़ा सूखा गुलाब का पौधा भी एक सुंदर राजकुमार में बदल चुका था। प्रियानंदिनी का पुत्र, जोगमाया का अंत निकट है। प्रियानंदिनी ने यशोधरा को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे बलिदान ने मुझे जीवन दिया सखी। अब समय आ गया है कि हम जोगमाया का अंत करें। प्रियानंदिनी अब जोगमाया के काले जादू से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी प्रिय सखी यशोधरा, वह अब एक खंजर में बदल चुकी थी। जादुई शक्ति के प्रभाव से यशोधरा की आत्मा एक चमचमाते खंजर में परिवर्तित हो गई थी, जिसे उठाते ही प्रियानंदिनी ने एक अजीब ऊर्जा महसूस की। यह केवल एक खंजर नहीं है, यह मेरी सखी की आत्मा है और इसी से जोगमाया का अंत संभव है। प्रियानंदिनी ने दृढ़ संकल्प से कहा। तभी महल की हवाएं गरजने लगीं। पूरा वातावरण भयावह हो गया। जोगमाया को जैसे ही आभास हुआ कि उसका जादू टूट चुका है, वह क्रोधित होकर महल के दरबार में प्रकट हुई। उसकी आंखों से लाल ज्वाला फूट रही थी। उसके बाल सांपों की भांति लहरा रहे थे और उसकी काली साड़ी अंधकार से बनी प्रतीत हो रही थी। तुम बचकर नहीं जा सकती प्रियानंदिनी, उसकी आवाज गूंजी और देखते ही देखते पूरा महल कांपने लगा। राजा वीरेंद्र, जो अब तक जोगमाया के प्रभाव में थे, सहमे हुए खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब प्रियानंदिनी को न किसी डर की आवश्यकता थी, न किसी संदेह की। वह जानती थी कि यशोधरा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रियानंदिनी ने खंजर को कसकर पकड़ा और जोगमाया की ओर बढ़ी। जोगमाया ने अपने हाथों से काले जादू की लपटें छोड़ी, लेकिन प्रियानंदिनी अब अजेय थी। यह तुम्हारे हर पाप का अंत है जोगमाया। इतना कहकर प्रियानंदिनी ने पूरी ताकत से यशोधरा रूपी खंजर जोगमाया के हृदय में उतार दिया। जोगमाया चीख उठी। पूरा महल हिल उठा। उसकी काली शक्तियां क्षीण होने लगीं और देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया। उसका अंत हो चुका था। जोगमाया के मरते ही पूरे महल में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हवा में फैला अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रियानंदिनी ने खंजर को देखा, जिसे उसने अभी अभी जोगमाया के हृदय में उतारा था, और फिर खंजर धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में घुलने लगा। पलक झपकते ही वहां यशोधरा अपने वास्तविक रूप में खड़ी थी। प्रियानंदिनी! प्रियानंदिनी ने खुशी से चीखते हुए यशोधरा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह केवल पुनर्मिलन नहीं था, यह न्याय और प्रेम की जीत थी। तभी अचानक महल में एक और परिवर्तन हुआ। वह तोता जो प्रियानंदिनी और यशोधरा के साथ हर कदम पर था, अचानक चमकने लगा। उसके पंख सुनहरे हो गए और उसकी आंखों से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देखते ही देखते वह तोता हवा में उठा और एक सुंदर आकर्षक राजकुमार में बदल गया। मैं मुक्त हो गया। राजकुमार की आंखों में विस्मय और कृतज्ञता थी। मैं कोई साधारण तोता नहीं था। मैं एक शक्तिशाली जादूगर का पुत्र था, जिसे जोगमाया ने अपने काले जादू से तोते में बदल दिया था। लेकिन तुम दोनों के प्रेम और साहस ने मुझे मेरे वास्तविक रूप में लौटा दिया। राजकुमार की छवि अद्भुत थी। उसका चेहरा दिव्य सौंदर्य से दमक रहा था। उसकी आंखों में अनोखी गहराई थी और उसके राजसी वस्त्रों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी महान राज्य का उत्तराधिकारी हो। न्याय और नए युग की शुरुआत। राजा वीरेंद्र ने यह सब देखा और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। प्रियानंदिनी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने अहंकार और जोगमाया के छल के कारण तुम पर विश्वास नहीं किया। क्या तुम मुझे एक और अवसर दोगी? प्रियानंदिनी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और गहरी सांस ली। राजा, प्रेम में क्षमा का स्थान होता है, लेकिन एक रानी को न्याय भी देना होता है। अब यह राज्य मेरे पुत्र का भविष्य है और मैं इसकी रक्षा करूंगी।
राजमहल में उपस्थित सभी लोगों ने प्रियानंदिनी की जय जयकार की। रानी प्रियानंदिनी की जय। यशोधरा और राजकुमार ने प्रियानंदिनी के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। अब विजयगढ़ केवल एक राज्य नहीं था, यह न्याय, प्रेम और त्याग की अमर गाथा बन चुका था। अगर आपको यह रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, क्योंकि हर लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले मिलें। कमेंट करें और हमें बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या प्रियानंदिनी का साहस आपको प्रेरित करता है? क्या जोगमाया का अंत आपको रोमांचित कर गया, या फिर यशोधरा और राजकुमार की वापसी ने आपके दिल को छू लिया? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली कहानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। ऑन फायर।